A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous class we have completed the chapter 6, that is diagrammatic presentation of the data. So in today's class we are going to start the new chapter, chapter 7, that is graphical presentation of the data. Means through graph we represent the all the collection of data on the graph. Okay, so in this chapter we are going to study the first of all we know the what is the meaning of the graphic presentation. The graphic presentation का meaning क्या है, guideline for the graphic presentation. So what are the different guidelines? Different guidelines क्या है graphic presentation के, types of the graphs के कौन से types है, तो इसमें है frequency distribution graph और time series graph. Next that we are going to study is frequency distribution graph. Frequency distribution graph in which we will study line frequency graph, histogram, frequency polygon, frequency curve, ogive और ogive बोलते हैं, ogive और the cumulative frequency curve, types of the frequency curves, time series graph, meaning, rules or the guideline for the construction of the time series graph, types of the time series graph, one variable graph, two or more than two variable graph, merit or advantages of the graphic presentation and the demerit on the limitation of the graphic presentation. Okay, so in this chapter we are going to study all these things. So firstly we will start with the introduction. So we have studied in the previous chapter that diagram are used to present data in an attractive manner. कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया कि जो भी हम डायग्राम्स उनको हम यूज़ क्यों करते हैं कि जो भी डेटा है हमारे पास उनको हम अट्रैक्टिव मैनर में क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके. सो ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज अनदर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा. जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो एक अनदर मेथड है. जैसे हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, टेबुलर फॉर्म पढ़ा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ा. नेक्स्ट है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन एक अनदर मेथड है कि हम जो भी डाटा है उसको ग्राफ्स में प्रेजेंट कर सके. So this is more appropriate than the diagrammatic presentation of the data. ये क्या होता है, ये ज़्यादा appropriate होता है when we compare it with the diagrammatic presentation of data. So it is a technique of presenting given information on a graph paper. इसमें क्या होता है, ये टेक्निक होता है जिसमें हम जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करते हैं. सो ग्राफ आर यूज मोर वाइडली देन द डायग्राम. जो ग्राफ पेपर होते हैं, ग्राफ जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं एज कम्पेरिजन टू दी जो भी डायग्राम हम यूज़ करते हैं एज दे प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा ऑन दी ग्राफ पेपर. क्योंकि हम हर टाइप के जो भी डेटा है उसको हम ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल इन दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर में हम लोग ये सबको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. मीनिंग, graphic presentation of data. Meaning, okay, so graphic presentation of a data is the technique of presenting statistical data on a graph paper. ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिसमें जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको हम ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस और कर्व. अब कोई भी लाइन के फॉर्म में हम जो ग्राफ पेपर हमारे पास होता है लाइन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में भी, कर्व्स के भी फॉर्म में भी कर सकते हैं हम लोग. कि कोई कर्व्स बना सकते हैं, कोई लाइन या कोई भी कर्व्स. तो ये सारे क्या हैं, हम लोग इसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स डेटा प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ. जो डेटा है वो मैथमेटिकल ग्राफ की हेल्प से क्या होता है, बनता है, इज नोन एज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, जो भी डेटा प्रेजेंट होता है वो मैथमेटिकल ग्राफ के हेल्प से क्या होता है, प्रेजेंट होता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं इसको. सो इट इज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. कि ये क्या होता है, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन.
किसके फॉर्म में, ग्राफ पे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, विच प्रेजेंट न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन अ अट्रैक्टिव मैनर, जो क्या करता है, जो भी डिफरेंट न्यूमेरिकल फैक्ट्स है उसको क्या करता है, अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ग्राफ प्रेजेंट डेटा इन अट्रैक्टिव मैनर, ग्राफ क्या करता है, डेटा को प्रेजेंट करता है किसमें, अट्रैक्टिव मैनर में। ग्राफ मेक्स द कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपलर, जो ग्राफ होता है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको भी बहुत सिंपलर कर देता है। ग्राफ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड ईजली, जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो ईजिली होता है, ईजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। एंड ग्राफ फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, और ग्राफ क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि जो भी डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग लेते हैं, मीन मीडियन मोड, उसके थ्रू हम लोग इजिली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका टॉपिक गाइडलाइंस, इसके गाइडलाइंस क्या है। सो गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफ, गाइडलाइंस, guidelines for construction of graph, ठीक। सो इसमें फर्स्ट आपका क्या है, हेडिंग, heading. So it should be possesses a suitable title or heading which should be able to convey the purpose for which graph has been made, ठीक है। अब कोई भी हम लोग ग्राफ पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पे कोई भी वैल्यू, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी हेडिंग देना, इसकी टाइटल देना कोई भी ग्राफ की। इससे इजीली क्या है वो समझ में आ जाएगा कि किस पर्पस के लिए ये डेटा, ये जो डेटा है उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट किया है। जैसे आप क्या हो, आपको हम लोग किसी एक नाम से किसी को जानते हैं कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब क्या है, वैसे ही सेम आपका ग्राफ भी होता है। अब ग्राफ में हम जितने भी वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं उनको एक हमें टाइटल देना पड़ेगा कि किसके बारे में हमने स्टडी की, किस वेरिएबल के बारे में हमने स्टडी की और किस पर्पस के लिए हमने स्टडी की। तो उसके लिए पहले हम लोग को क्या देना पड़ता है, उसकी हेडिंग और दी टाइटल। सो इट शुड बी पॉजेसेस अ सुटेबल टाइटल, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, एक सुटेबल टाइटल होनी चाहिए और हेडिंग होनी चाहिए विच शुड बी एबल टू कन्वे द पर्पस, जो क्या हो वो इतना एबल हो कि किस लिए ये जो ग्राफ है वो बन रहा है, वो पर्पस उसका बता सके, फॉर विच ग्राफ हैज बीन मेड, जिसके लिए ग्राफ बन रहा है उसके लिए उसका पर्पस बता सके कि ये ग्राफ, ये हम लोग ग्राफ क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्केल, स्केल। सो ग्राफ डू रेफर टू सम स्केल, ग्राफ में कुछ स्केल भी होते हैं। द चॉइस ऑफ स्केल विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा, जो चॉइस है किसी भी स्केल की, हम स्केल कैसे लेंगे वो डिपेंड किस पे करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे, मतलब डेटा की कितनी क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। सो स्केल शुड बी प्रॉपर, स्केल जो हम ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, सो दैट all the detail of the statistical information could be accommodated on in the variable available space, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, जो भी अवेलेबल स्पेस है वहाँ पे हम लोग इसका स्केल देके सारा कुछ बता सके कि किसके, जो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट में कि स्केल जो देना होता था कि जो यूनिट्स का ले रहे हैं इक्वी डिस्टेंस, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000, जो भी आपको जो स्केल देना है वो ऊपर हमें देना क्या है, मैंडेटरी, क्योंकि इसी से क्या है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी किसी भी ग्राफ की। नेक्स्ट है आपका फॉल्स बेस लाइन, फॉल्स बेस लाइन। सो एज अ रूल स्केल ऑन द वाई एक्सिस शुड बिगिन फ्रॉम 0, ये आपको पता है इस जो भी डायग्राम है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ईयर्स ले लिया और यहाँ पे हमने कुछ परसेंटेज ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि एज अ रूल जो भी स्केल होता है ऑन द वाई एक्सिस पे, जो भी हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्टेड फ्रॉम दी
origin, वो origin से start होता है. If the values in the series are very large, जब जो सीरीज में जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द ज़ीरो इज़ हाई, और जो डिफरेंस होता है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ज़ीरो के बीच की जो डिफरेंस है, जैसे हम कोई भी वैल्यू लिए और जो ज़ीरो है उसके जो बीच का डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है अगर तो हम क्या करते हैं, देन ओ वाई एक्सिस, जो ओ वाई एक्सिस है मीन्स ओ वाई एक्सिस क्या होगा, वो स्टार्ट फ्रॉम दी अबव द पॉइंट ओ, अबव द पॉइंट ओ. जब हम लोग को लगेगा कि जो वैल्यू क्या है बहुत ज़्यादा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और ज़ीरो के बीच में जो वैल्यू है कि सीधे जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 5000 से ही स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच और इसके बीच में जब कोई वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो ज़ीरो है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से स्टार्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी स्टार्ट फ्रॉम दी 5000, कि अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन है वो 5000 से स्टार्ट हो रहा है एंड गोज अप टू 9000, और वो 9000, 6000, 7000, 8000 और 9000 तक उसका जा रहा है, देन वी विल यूज फॉल्स बेस लाइन. अब ये जीरो और इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक फॉल्स बेस लाइन ड्रॉ करेंगे. इसी को बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन. वो उस कंडीशन पे ड्रॉ होता है जब आपकी जो हम लोग ने जो वाई ज़ीरो वाई लिया है, ओ वाई एक्सेस लिया है, और उसके बीच का जो भी पॉइंट है ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे पहली वैल्यू है ये 5000 और ये ओ, इन दोनों के बीच का, ज़ीरो का बीच का ये जो डिफरेंस है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है. तो उस कंडीशन पे हम यहाँ से ना स्टार्ट करके जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रॉइंग अ लाइन. ड्रॉइंग अ line. So we need to join the plotted point on the basis of the values on the x और and y. ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है प्लॉटेड पॉइंट ऑन द बेसिस जो भी वैल्यू आ रही है आपकी x एंड y की. वी में यूज डिफरेंट लाइन टू ज्वाइन द पॉइंट. हम क्या करते हैं, डिफरेंट लाइन को यूज करते हैं जो भी पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करने के लिए. दिस शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड. वो क्या होगा, क्लियरली इंडिकेटेड होगा कि वो लाइन हम कैसे यूज करेंगे. हम क्या है, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए एक सिंपल लाइन भी यूज कर सकते हैं. सिंपल लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे जैसे ये डायग्राम बनाया है, जैसे हम कोई भी कर्व बना रहे हैं तो उसकी ये सिंपल लाइन है. नेक्स्ट है आपकी ब्रोकन लाइन. ब्रोकन लाइन, तो उसमें क्या होगा, लाइन क्या होगी, थोड़ी सी ब्रोकन होगी. ठीक, ऐसे होगी. नेक्स्ट है आपकी डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन में हम क्या करेंगे कि डॉट दे के कोई भी लाइन ड्रॉ करें. ठीक है, तो ड्रॉइंग अ लाइन भी कैसे बनाएंगे, इस पे बेस्ड होता है कि सिंपल लाइन आप बना रहे हैं, कि ब्रोकन लाइन बना रहे हैं, कि ब्रोक कर करके, या तो डॉटेड लाइन बना रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडेक्स. इंडेक्स, so there should be proper index given along with the graph to explain the डिटेल ऑफ दी लाइन्स. कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इंडेक्स भी हमें देना चाहिए अलॉन्ग विद द ग्राफ. ग्राफ के साथ हमें एक इंडेक्स भी देना चाहिए टू एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द लाइन, कि जो भी हमने लाइन लिया है उसकी डिटेल को बताने के लिए. एंड कलर यूज फॉर द प्रेजेंटिंग द वेरिएबल्स इन द ग्राफ. और हम लोग क्या करेंगे, ऊपर क्या है, डिफरेंट कलर्स को यूज करेंगे कि जैसे जो भी ग्राफ हम बना रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए, कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग जो हम लोगों ने लिया है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स को भी, डिफरेंट सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ टेबल्स. यूज ऑफ टेबल्स, ओके, तो ये क्या है, यूज ऑफ टेबल. करस्पॉन्डिंग टेबल शुड ऑल्सो बी गिवन अलॉन्ग विद द ग्राफ. कि कोई भी टेबल भी, अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो उसके साथ हम टेबल भी देंगे, क्योंकि टेबल के ही थ्रू तो हम वैल्यूज और डेटा को जानेंगे. सो दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द व्यूअर.
कि उसके थ्रू क्या होगा, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम व्यूअर को देंगे। यूज ऑफ टेबल इज इसेंशियल, जो टेबल का यूज कर रहे हैं वो क्या है, इसेंशियल है। व्हेन द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कॉम्प्रीहेंडेड, कि जब हमें कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है उससे चाहिए, अंडरस्टैंड करना है, उस कंडीशन पे हमें टेबल भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टाइप्स ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ में कौन से टाइप्स होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ and the second is time series graph. So we will study both one by one. So firstly we will deal with the frequency distribution graph. Frequency distribution graph. Okay. So in these graph, data are expressed in terms of the distribution of frequencies. इस कंडीशन पे क्या होता है, जो भी डेटा होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनटू अ वेरिएबल, कि वो कैसे होंगे, डिस्क्रीट होंगे कि कंटिन्यूअस वेरिएबल हो। सो द फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अलोंग विद द वाई एक्सिस। जो भी डिफरेंट हम फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। एंड द क्लास लिमिट हम लोग क्या लेंगे, जो भी क्या है आपके फ्रीक्वेंसीज है उनको हमेशा हम वाई एक्सिस पे लेंगे, एंड जो भी क्लास लिमिट ले रहे हैं उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे। एंड दीज ग्राफ्स आर फर्दर क्लासिफाइड। अब ये जो ग्राफ है इनको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। आपका पहला हो गया लाइन फ्रीक्वेंसी, लाइन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है आपका हिस्टोग्राम। थर्ड है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फोर्थ है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व एंड द लास्ट वन इज ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है उनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे किसमें, लाइन फ्रीक्वेंसी। पहले हम लाइन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे कि एस का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी कर्व एंड द लास्ट वन इज ऑगिव और द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा होगा। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ओके, इसमें क्या कह रहा है, दीज आर यूज्ड टू डिपिक्ट द डिस्क्रीट सीरीज ऑन अ ग्राफ पेपर। इस पे क्या होता है कि हम लोग डिस्क्रीट सीरीज लेते हैं। मतलब डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसमें कोई रेंज नहीं लेते हम कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसमें हम हमेशा 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लेते हैं। ठीक है, सो इन दीज ग्राफ वैल्यूज और आइटम आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। जो भी वैल्यूज हैं, जो भी आइटम है उनको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज को किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जो भी फ्रीक्वेंसी कैसे प्लॉट होंगी, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही प्लॉट होंगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि जिसमें दिया है मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। मार्क्स आप लोग इनको ये सारे को क्या करेगा, ग्राफ पेपर पे बनाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या दिया, मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 15, 20, 10, 25 एंड 50। अब हमें क्या करना है, इसको आप लोग के पास, आप लोग ग्राफ पेपर लीजिए और ये जो सारी वैल्यूज है उसको प्लॉट करिए। कैसे करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये आपकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप इधर लेंगे एंड मार्क्स इधर लेंगे, ठीक। 0, ये जो वैल्यूज है वो आप रख दो, या 5 का गैप कर लो या 10 का गैप कर लो, इट इज अप टू यू। 5, 10, 15, 20, 25। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, sorry, I have taken marks here. Marks is 10, 20, 30, 40, 50 and 60। इधर आप क्या लोगे, 5, 10, 15, 20, 25। ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अब क्या करना है आपको, जैसे क्या ले लिया गया, स्केल ले लिया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ये 5 स्टूडेंट्स हैं y एक्सिस पे, ये आपका क्या हो गया है, स्केल हो गया है। देन यहां पे क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स x एक्सिस पे। इसका मतलब समझिए ये स्केल है, मतलब हर एक, आप जब इस पे इसको बनाएंगे ना ग्राफ पेपर पे, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि हर एक का गैप कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर में आपने ये जो गैप कितना लिया है, 5 का लिया है, तो ये हो गया 5 स्टूडेंट। 1 सेंटीमीटर x एक्सिस पे 10 मार्क्स, मतलब जो गैप है वो कितने का है, 10 का। तो ये हम लोगों ने पहले क्या ले लिया, स्केल ले लिया। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो जैसे पहला आपका 10 मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, ठीक। अब क्या करिए, आपके ऊपर है, सिंपल लाइन बनाइए, ब्रोकन स्केल बनाओ और डॉटेड लाइन बनाओ, जैसे मैंने ये बना दिया। अब आपको इस पॉइंट को थोड़ा मेंशन करना है तो ऐसे कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका 20 पे 15, 20 पे 50, 30 पे 20, 30 पे 20, 40 पे 10, 40 पे 10, 50 पे 25 एंड 60 पे, ठीक है। ये आपका हो गया डायग्राम। अब आप लोग अगर इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो थोड़े से मेरे कंसाइज हो गए हैं। तो ये क्या होगा, ये डायग्राम आपका क्या हो गया, पूरा बन गया। लाइन फ्रीक्वेंसी, इसी को ही बोलते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी, की एक लाइन से हमने क्या कर दिया, पूरे डायग्राम को शो कर दिया। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम, so a histogram is 2-dimensional diagram। ये क्या था, ये 1-dimensional diagram था, और हिस्टोग्राम क्या आपका 2-dimensional diagram है। It is very commonly used method for presentation of data। ये क्या है, बहुत commonly used presentation of data है। It is graphical presentation of a frequency distribution। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज। जैसे अभी हम लोग ने लाइन फ्रीक्वेंसी में क्या पढ़ा था, हम लोग ने लाइन फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था डिस्क्रीट वेरिएबल कि बस 10, 20, 30, 40 था। अब हिस्टोग्राम में हमें क्या पढ़ना है, कंटिन्यूअस सीरीज होगी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और क्लास इंटरवल होगा। और क्या हो सकता है, क्लास इंटरवल और कंटिन्यूअस सीरीज। क्लास इंटरवल होगा कि 10 से 20 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा, आपका हिस्टोग्राम में ऐसी ही वैल्यू दी होगी। सो इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स होता है विथ बेस एज द इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्री टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि उसका जो भी बाउंड्रीज पे जो भी उसका इंटरवल हम लोग लेके चलते हैं। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, हमेशा ही जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। लेंथ ऑफ द हिस्टोग्राम इंडिकेट फ्रीक्वेंसी,
जो लेंथ है कि जो भी हिस्टोग्राम है वो कितना लंबा होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताती है, एंड द ब्रेथ ऑफ द हिस्टोग्राम इंडिकेट साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। और ब्रेथ कितना होगा किसी भी हिस्टोग्राम का वो क्या बताता है कि क्लास इंटरवल की साइज क्या है। सो टोटल एरिया कवर्ड बाय द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट दी टोटल फ्रीक्वेंसी। जो भी टोटल एरिया कवर हो रहा है वो क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है टोटल फ्रीक्वेंसी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम हम कैसे करेंगे, जब आपके पास क्या होगा कि देयर आर फोर केसेस इसमें हैं। पहला क्या होगा, जब आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा। नेक्स्ट होगा व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन, जब आपका क्लास इंटरवल क्या होगा वो अनइक्वल होगा। थर्ड है व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, जब आपकी मिड पॉइंट है 2.5, 3.5, 4.5 एंड सो ऑन दी होगी। एंड व्हेन इंक्लूसिव सीरीज आर गिवन, जब आपकी इंक्लूसिव सीरीज होगी। अब आप लोग याद करिए जब मिड पॉइंट था, इंक्लूसिव सीरीज था, उसको हमें क्या करना पड़ता था, कन्वर्ट करना पड़ता था। तो इसमें भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन, जब आपके पास क्या है इक्वल क्लास इंटरवल है। व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन। ओके, सो क्लास इंटरवल इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। क्लास इंटरवल को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे, क्योंकि वो क्या बताएगा, क्लास इंटरवल बताता है उसका वो कितना ब्रेथ है उसकी, वो बताएगा कि उनके कि कितनी फ्रीक्वेंसी सॉरी कितना क्लास इंटरवल में उनके गैप है, वो बताता है उसका ब्रेथ से। ओके, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्लास साइज, की जो भी उसकी ब्रेथ होगी किसी भी हिस्टोग्राम की जितनी ब्रेथ होगी वो क्या बताएगा कि कितनी क्लास साइज है, 10 से 20, 20 से 30, या उनका 10 से 30 है, 30 से 60 है, कि 30 का है कि 20 का है। तो ये उसकी ब्रेथ बताती है। फ्रीक्वेंसीज आर टेकन ऑन दी वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं वाई एक्सिस पे लेते हैं। लेंथ और हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। जो भी लेंथ ले रहे हैं हाइट की कि कितनी लेंथ होगी, वो क्या है वो टोटली आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी बताता है कि उसकी उस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो लेंथ आपका क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है, और आपकी ब्रेथ क्या बताता है, क्लास साइज और क्लास इंटरवल बताता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। दिया है इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 8, 16, 24, 56, 40। ठीक, अब हमें क्या करना है, बनाना है। इधर हम क्या लेंगे, इधर हम लेंगे इनकम, इधर हम लोग लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब इसमें हम लोग गैप ले लेते हैं 8 का। 8 हो गया, 16 हो गया, 24, 32, 40, 48 और 56। अब पहला क्या है, 0 to 10 आपका 8, 0 to 10 आपका 8। अब आप इसको कुछ भी मेंशन कर दो। नेक्स्ट है आपका 10 to 20 16, 10 to 20 16, 20 to 30 24, 20 to 30 24। सारे तो सेम है तो इतना कोई रिजेंबल है तो भी आप एक करके दिखा सकते हो। थर्ड है आपका फोर्थ है आपका 30 to 40 56, 30 to 40 56, 40 to 50 is 40, 40 to 50 is 50। ठीक है, अब आप क्या ले लोगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 वर्कर्स। 8 वर्कर हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, इधर लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 इनकम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1000 में, इनकम किसने में है 1000 में दी है, मतलब ये 10 नहीं है इनकम।
आपकी इनकम 0 से 10,000 के बीच में कितने हैं, 10,000 से 20,000 के बीच में कितने हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 1,000 इक्वल टू 10,000 इनकम। ठीक है, सबके गैप का, सबका जो गैप है वो कितने का है, 10,000 का ही, क्योंकि जो इनकम है वो 1000s में, थाउजेंड्स में हम इनकम लेके चल रहे हैं, 1 नहीं होगा यहाँ पे, थाउजेंड्स में ही इनकम लेके चल रहा है। अब ये नहीं कि किसी की इनकम हम 10 के बारे में बात करें या 10 से 20 के बीच में इनकम बात करें, हम ये बात करें कि 0 से 10,000 की कितने लोगों की इनकम है, 10,000 से 20,000 की, 20 से 30,000, 30,000 से 40,000 के बीच की, 40,000 से 50,000। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 का यहाँ पे इनकम का गैप है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग ने स्केल ले लिया, और ये आपका क्या है, हिस्टोग्राम। आपको अगर है तो उसके ऊपर वैल्यू भी लिख दीजिए, 8, 16, 24, 56 एंड 40। अब आप इसको अगर प्रॉपरली ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेस लग रहा है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। सो इन दिस we have started the new chapter, that is graphic presentation of the data. So we have discussed what is graphic presentation of the data, what are the guidelines of the graphic presentation of the data. Next we have discussed types of the graph, so in which we have discussed 2 types. In the frequency distribution, we know there are 4 or 5 types of the frequency distribution, in which we have already discussed the line frequency, and we are continuously studying the histogram. In the histogram we have completed when the class interval are equal. So till here we have discussed. So in the next class we will start with the when the class interval is not equal. Okay, thank you.